युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। अतः अंतर्राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विषय का सृजन किया गया है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। यह राष्ट्रों के बीच व्याप्त आपसी संबंधों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके से दी है। के जे हॉल्स्टी के अनुसार राजनीतिक सत्ता और सभी राष्ट्रों को लेकर बने तथा पारस्परिक संबंधों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की समीक्षा को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। अर्थात के जे हॉल्स्टी कहना यह चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की समीक्षा का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को बनाया गया है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाया गया है और इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की समीक्षा जो विषय करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों जैसे विभिन्न राज्यों, गैर राज्य संघों, संस्थाओं, शक्ति, राजनीतिक आदर्श, युद्ध और शांति, निःशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जनमत, पब्लिक ओपिनियन, किसी सिद्धांत का प्रचार, कूटनीति, विश्व व्यापार, आतंकवाद और विश्व पर्यावरण के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास के विभिन्न चरण। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास प्रथम विश्व युद्ध से पहले से लेकर के आज तक होते आ रहा है। विकास का यह एक लंबा अवधि है। इसे के.डब्ल्यू. थॉमसन ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग कूटनीतिक इतिहास का चरण। कूटनीतिक इतिहास का चरण, यह चरण प्रथम विश्व युद्ध तक फैला हुआ था और उस समय इस पर इतिहासकारों का प्रभुत्व था। अर्थात उस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्पेशलिस्ट विद्वान नहीं हुआ करते थे। उस समय या तो इतिहास का अध्ययन करने वाले, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने वाले, कानून का अध्ययन करने वाले या पढ़ाने वाले लोग ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखते थे और पढ़ते थे। स्लीचर महोदय लिखते हैं कि प्रथम महायुद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संगठित अध्ययन न तो अमेरिकी विश्वविद्यालय में ही होता था और न ही विश्व के किसी दूसरे विद्यालय में होता था। प्रथम चरण में इतिहासकारों का सारा ध्यान राष्ट्रों के मध्य कूटनीतिक संबंधों के इतिहास के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा। इतिहासकारों ने एक काल कर्मानुसार तथा वर्णनात्मक विचारधारा अपनाई, परंतु अपने ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से एक सर्वमान्य सिद्धांत बनाने के कोई प्रयत्न नहीं किए। अर्थात प्रथम चरण में जो इतिहासकार राजनीतिक संबंध या राजनीतिक संबंधों के अध्ययन पर लिखते थे, वे एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बना सके, एक ऐसा सिद्धांत नहीं बना सके जिसके सभी देशों की विद्वान मान सके। उन्होंने वर्तमान को भूतकाल से जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी। यह चरण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में कोई सिद्धांत बनाने या विषय को
समझने के लिए सहायता प्रदान करने में असफल ही रहा। अर्थात यह एक सर्वमान्य यूनिवर्सल प्रिंसिपल का गठन नहीं कर पाया। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जिसका नाम है सामयिक घटनाओं का चरण। प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को एक नया मोड़ दिया। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना ने इस विषय के अध्ययन में एक नया अध्याय खोल दिया। सामयिक घटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूलभूत उद्देश्य माने जाने। दूसरे चरण में अब जो तात्कालिक समस्याएं थी, तात्कालिक राष्ट्रों के बीच क्या संबंध थे, उसका अध्ययन करने के ऊपर जोर दिया जाए, न कि ऐतिहासिक अध्ययन पर। राज्यों के मध्य दिन प्रतिदिन के संबंधों को समझने के लिए समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं तथा दैनिक समीक्षा उचित तथा आवश्यक कदम माना जाएगा। अर्थात अब यह सोचा जाने लगा कि राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक संबंधों को यदि समझना है तो हमें दैनिक समाचार पत्रों, मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। विद्वान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामयिक उतार चढ़ाव तथा समस्याओं की व्याख्या पर जोर देने लगे। अब दूसरे चरण के विद्वान इंटरनेशनल लेवल पर जो समस्याएं हैं उसमें किस प्रकार उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी समस्याएं बढ़ रही है, कभी घट रही है, इसके ऊपर उन लोगों ने अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के पहले स्तर की कमियों को दूर करने का तथा ऐतिहासिक पूर्वाग्रह के स्थान पर वर्तमान पर केंद्रित होने के प्रयत्न किए। इस काल में प्रथम चरण में जो कमियां थी, भूल भाल था, उसको सुधारने का प्रयास किया गया और वर्तमान के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास का तीसरा चरण, जिसका नाम है कानूनी संस्थात्मक चरण। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को सुधारने के प्रयत्न किया गया। अर्थात इस तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य माना गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनाई गई उसके ऊपर अध्ययन करने के ऊपर जोर दिया गया। जैसे राष्ट्र संघ बनाए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए गए। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा दिए गए कष्टों से दुखी होकर विद्वानों ने एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें राष्ट्र संघ जैसी विकासात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा संस्थानीकरण करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक ऐसी नियमों वाली संस्था के रूप में संहिताबद्ध करने जो राष्ट्रों के आपसी संबंधों का संचालन करती है पर ध्यान केंद्रित किया गया। अर्थात अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बनाने के ऊपर जोर दिया गया, जिसके कारण राष्ट्र संघ बना, उसके बाद आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना। और अब इतिहासकार और राजनीति शास्त्र के विद्वान इस बात पर जोर देने लगे कि राष्ट्रों के बीच के संघर्ष और समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाए, वही इनके समस्याओं का समाधान करे। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानवीय संबंधों की अच्छाई में विश्वास से प्रभावित हुआ। अब यह समझा जाने लगा कि मानव का संबंध सुधारा जाए। अब तक जो पिछला चरण था उसमें संस्था के ऊपर जोर दिया गया या कूटनीतिक स्तर पर जोर दिया गया, लेकिन कभी भी व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को के महत्व को नहीं समझा गया। तीसरा चरण ही एक ऐसा चरण है जिस समय मनुष्य के आपसी संबंधों और उसमें मौजूद अच्छाई पर विश्वास किया गया।
परिणाम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं में सुधार और अध्ययन किया जाने लगा। यह विश्वास किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन द्वारा सुलझाई जा सकती है। अब ये माना जाने लगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच समस्याएं हैं, उनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जा सकता है। यह एक युद्ध विहीन आदर्श अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना को एक आदर्श के रूप में अपनाया गया। अब कहा गया कि एक इंटरनेशनल वर्ल्ड का निर्माण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का युद्ध न हो, कोई आक्रमण नहीं हो, कोई संघर्ष नहीं। अब आते हैं अंतिम चरण या चौथा चरण, जिसे वर्तमान चरण कहा जाता है। 1991 के बाद, शीत युद्ध के बाद इस चरण का आगमन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। कानून तथा संगठन की अपेक्षा राष्ट्रों के व्यवहार को आकार देने तथा प्रतिबंधित करने वाली शक्तियों तथा तत्वों के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तो बहुत सारे सार्वजनिक कानून और सिद्धांत बनाए गए और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के ऊपर विश्वास किया जाने लगा, और यह माना जाने लगा कि अब राष्ट्रों के बीच के पारस्परिक संघर्ष का समाधान यही अंतर्राष्ट्रीय कानून, सर्वमान्य सिद्धांत ही कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की भूमिका को विवाद रहित सत्य माना गया, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है, इसे सबने स्वीकार किया। इस एहसास ने राजनीतिक यथार्थवाद को जन्म दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को राजनीति के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन बना दिया। यथार्थवाद का जन्म इसी समय हुआ। आगे चल के यथार्थवाद को सबसे ज्यादा प्रचारित किया हैंस जे मॉर्गनथाउ ने। उन्होंने तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संघर्षों का ही अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। शक्ति को प्रमुख विषय माना गया। अब विदेश नीति के कार्यप्रणाली और निर्णायक तत्वों के अध्ययन पर महत्व दिया गया। अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि किसी भी देश की विदेश नीति कैसी है, उसी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्भर करता है। विश्व युद्ध, युद्ध, आक्रमण सब किसी भी देश की विदेश नीति के ऊपर ही निर्भर करता है। विदेश नीति यदि आक्रामक होगा तो दुनिया में अशांति फैलेगी, युद्ध होगा, आक्रमण का वातावरण तैयार होगा। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। चौथे चरण में आकर के और एक फायदा हुआ कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रत्येक सिद्धांतों को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राज्य राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष की प्रक्रिया के अध्ययन में वकालत की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख विषय शक्ति है। हैंस जे मॉर्गनथाउ ने कहा कि शक्ति का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो कुछ हो रहा है, जितनी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, युद्ध हो रहा, आक्रमण हो रहा, संघर्ष हो रहा, सबका एक ही उद्देश्य है, शक्ति, शक्ति को अर्जित करना। क्योंकि शक्ति ही एक ऐसी अस्त्र है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने उद्देश्यों, अपने आकांक्षाओं, अपने आवश्यकताओं, या राजनीति शास्त्र की भाषा में कहें तो राष्ट्र हित की पूर्ति इस शक्ति के द्वारा कर सकता है। इसलिए मॉर्गनथाउ ने एकदम सीधा साधा कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति का अध्ययन। उसने राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्र हित और विदेश नीति को अध्ययन की मूल इकाई माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध
आज जो वर्तमान जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध खड़ा है, उसमें राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी, यही 3 विषय मूल रूप से हैं, जिसके चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सभी विषय वस्तु घूमती है। निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज एक स्वतंत्र विषय बन गया। आज विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग सब्जेक्ट के रूप में छात्रों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अपने विकास की यात्रा प्रथम विश्व युद्ध के पहले से शुरू करके 2 विश्व युद्धों से होते हुए आज 21वीं शताब्दी में एक व्यापक अनुशासन के रूप में उभर कर आया है। इस शताब्दी के 2 दशक पार हो गए, हम लोग तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र अनुशासन, एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध में छात्रों की, शिक्षकों की, अन्य मानवतावादी लोगों की बहुत रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र के पाठक के साथ साथ प्रत्येक मानवतावादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन आज आवश्यक हो गया है।